तो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, राइट। तो हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया था डिटेल में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आयनिक बॉन्ड में क्या क्या स्टडी किया था। हमने ये देखा था कि आयनिक बॉन्ड जो बेसिक आप लोग पढ़ते हैं कि होता क्या, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, है ना। आयनिक कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के पीछे एनर्जी कौन सी एसोसिएटेड होती है, लैटिस एनर्जी एसोसिएटेड होती है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कि लैटिस एनर्जी शुड ऑलवेज बी हायर देन द आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी शुड एबल टू कॉम्पनसेट द आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। फिर आयनिक कंपाउंड्स के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कि ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और सॉल्युबिलिटी से बात हमने करी थी हाइड्रेशन एनर्जी की, एंड देन वी सेड कि कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी इज दैट हाइड्रेशन एनर्जी शुड एबल टू कॉम्पनसेट द लैटिस एनर्जी, राइट। और हाइड्रेशन एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए लैटिस एनर्जी एज वी डिस्कस्ड कि जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज बाय साइज रेशियो पे, ठीक। साइज जैसे सब कैटायन या एनायन जिसका भी कॉमन है, जिसका भी साइज आप ले लिया, अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और वैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा चार्ज बाय साइज पर ही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो एक कैटायन को जो वाटर है वो सराउंड कर रहा है, और वाटर कैसे सराउंड कर रहा है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर अपने नेगेटिव एंड से सराउंड कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फिर से कौन सी अट्रैक्शन आने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी चार्ज बाय साइज रेशियो पर डिपेंड करता है, और लैटिस एनर्जी भी जो है चार्ज और साइज रेशियो पर ही डिपेंड करता है, राइट। अब हम लोगों को जब भी कंपेयर करना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट पैरामीटर हमें दे देता है, उस बेसिस पे हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टडी किया था कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि मेनली आयनिक कंपाउंड जो मुझे डील करने को मिलेंगे वो मिलेंगे अल्कली मेटल्स के एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो अल्कली मेटल्स के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो अल्कली मेटल के कंपाउंड्स होते हैं आयनिक, जो कि जनरली ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट्स हो गए अल्कली मेटल्स के, नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी और इन सब की सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड करती है हमने स्टडी किया था। सिमिलरली कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कोई भी जो भी आयनिक कंपाउंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का बनता है, उसके ऑक्साइड्स, उसके हाइड्रोक्साइड, उन सब की भी सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड को डिटेल स्टडी किया था। हमने फजान्स रूल भी पढ़ा था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड है कभी भी वो परफेक्टली 100% आयनिक नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या फिर 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। आयनिक कंपाउंड में जो है कोई ना कोई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड में कोई ना कोई आयनिक कैरेक्टर होगा, राइट। तो आज हम लोग जो है उसी पैटर्न पे चलेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स का। So now let's do a detailed study about covalent compounds. सबसे पहली बात, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तभी कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमने बोला था कि कंपाउंड के पास, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं कंडीशन की बात नहीं कर रही, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन एक को लूज करना पड़ता है, एक को गेन करना पड़ता है। तो जनरली आपको दिखता है कि एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है ना। ये जनरल चीजें मैं बता रही हूँ। जनरली आपको आयनिक बॉन्ड में दिखेगा कि एक के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और एक के पास हाई आयोनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये जनरली इन ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। बट जबकि हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो वो जनरली हमारा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हो सकता, तो शेयर करने के लिए दो नॉन मेटल्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो दो नॉन मेटल में एग्जिस्ट करते हैं वो जनरली हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं ना। द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड वाज गिवन बाय लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो हम बोलते हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा इसका इंट्रो जो है लिया था हमने अपने आयनिक बॉन्ड में भी, कि हम बोलते हैं कि कोई भी अगर मेरा कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है वो तब स्टेबल होगा जब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। अगर कोई मेटल है, जैसे आपके एल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो उनको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत होती है। तो दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, राइट। बट वहीं पे जैसे हैलोजेंस है उन सबको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत होती है। तो अगर एल्कली मेटल लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, है ना, या फिर कोई और अदर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अचीव कर लेता है तो आपका काम खत्म, आपका बॉन्ड बन जाता है। तो ओवरऑल लुईस ऑक्टेट थ्योरी ये नहीं बता रही कि बॉन्ड क्या बन रहा है, वो हमें ये बता रही है कि बॉन्ड क्यों बन रहा है ना, मतलब मैं बेसिक की बात कर रही हूँ। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी मुझे बता रही है बॉन्ड क्यों बन रहा है, और उसके हिसाब से बॉन्ड इसलिए बन रहा है ताकि सारे एलिमेंट जो है अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अचीव कर ले। और उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन कर सकते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट, राइट। तो लूज गेन वाला कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, अब शेयर वाला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे हाइड्रोजन बनाना है H2। तो ये एक हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनदर एटम है हाइड्रोजन का, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में, 1s1 होता है ना हाइड्रोजन। Now this hydrogen cannot lose electron and this hydrogen cannot gain electron. The reason being is कि गेन तो मैं कर लूँ, लूज मैं नहीं कर सकता। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है बिकॉज हाइड्रोजन हैज द स्मॉल साइज। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है बेटा शेयर कर लेते हैं इस तरीके से। तो जब इससे पूछेंगे कहेगा हाँ मेरा डुएट कंप्लीट है, जब इससे पूछेंगे कहेगा हाँ मेरा डुएट कंप्लीट है। और क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 1 पेयर, एवरी पेयर करस्पॉन्ड्स टू अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड, एक पेयर को इन्होंने शेयर किया है तो हम इनके बीच में एक ऐसा जो है बॉन्ड दिखाएंगे और यही वाला बॉन्ड मेरा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है ना। एकदम 9-10th वाले लेवल की बात कर रही हूँ अभी मैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने O2 पढ़ा, O2 के लिए हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस कैन नॉट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और कैन नॉट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफिकल्टी है, सो दे विल ट्राई टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल दे शेयर, दे से कि आप मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दो और मैं आपको अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो जब हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है भैया, हमसे कोई पूछेगा हम भी बोलेंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने दोनों ने शेयर कितने करे, 2 पेयर शेयर करे, इसलिए मैं 2 बॉन्ड इनके बीच में दिखा देती हूँ, एंड आई विल से दे हैव अ डबल बॉन्ड, राइट। और ये वाले जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं बच्चे जो कि शेयर नहीं हुए हैं वो इनके ऊपर एज इट इज रहेंगे, और इन्हीं को जो शेयर नहीं हुए हैं इनको बोल दिया जाता है लोन पेयर्स, और जो शेयर हो गए हैं उनको बोल दिया जाता है बेटा बॉन्ड पेयर्स। तो इस तरीके से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जब जनरेट होते हैं तो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। बॉन्ड पेयर्स वो होते हैं जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लोन पेयर्स वो होते हैं जो नॉन बॉन्डेड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो वी नो दिस बेसिक थिंग। नाउ इस बेसिक थिंग को हम क्रिटिसाइज करते हैं और जो है अपना एक कदम आगे लेके चलते हैं टुवर्ड्स अ वाइडर थ्योरी। Now what is the problem with लुईस ऑक्टेट थ्योरी? इसके साथ दिक्कत क्या है, मतलब इससे तो मैं वैसे देखा जाए तो सारे मॉलिक्यूल्स एक तरीके से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बना ही सकती हूँ ना, इसमें दिक्कत है तो है क्या, आई विल टेल यू क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले आप थोड़े से शॉर्टकट में रूल्स समझ लीजिए, रूल्स टू ड्रॉ स्ट्रक्चर यूजिंग लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी से अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या रूल्स होते हैं दैट यू कैन फॉलो। सबसे पहले आप N1 निकालिए। N1 होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड में हैं उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीजिए। मैं आपको लेट्स से मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूं, ठीक है। तो मीथेन के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हुए, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और 4 हाइड्रोजन है तो 8 हो गया, ठीक है। N2 होता है नंबर ऑफ एटम्स
इंटू 8 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इंटू 2, जितने हाइड्रोजन है उसे इंटू 2 करिए, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसे 8 में से मल्टीप्लाई करिए। तो एटम तो आपके पास एक ही है कार्बन, तो 1 इंटू 8 किया, और हाइड्रोजन आपके पास कितने बेटे 4, तो 4 इंटू 2 कर दिया, तो ये हो गया मेरा 8 प्लस 8 16, तो N2 का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, फिर आप N3 निकालिए जो होता है N2 माइनस N1, और N3/2 आपको बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो मैं निकालती हूँ यहाँ पर N3 का वैल्यू, तो मेरा N3 का वैल्यू होगा N2 माइनस N1 मतलब 16 माइनस 8 विच इज 8, और मेरे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आएंगे BPs, जिसे मैं लिख सकती हूँ 8/2 विच इज 4, मतलब 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, देन आप N4 निकालिए। N4 आपका क्या होता है, देखिए N4 होता है आपका N2 माइनस N3, N2 माइनस N3, और N4 जो होता है बेसिकली सॉरी ये जो होता है वो होता है N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, और N4 आपको देता है टोटल लोन पेयर्स, N4/2 जो है आपको देता है टोटल लोन पेयर्स। ना इस केस में अगर मैं N4 निकालूं तो N1 भी मेरा 8 है और N3 भी मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 माइनस 8 बेटा कितना हो गया 0, मतलब लोन पेयर्स क्या है इसमें 0। राइट, तो मीथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मीथेन में कार्बन जो है 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से, मतलब अगर मैं कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रही तो एक वैलेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ शेयर हुआ। हाइड्रोजन के पास जो क्रॉस वाला है उन्होंने भी एक शेयर करा, 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। दिस इज हाउ आई ट्राई टू मेक अप द स्ट्रक्चर, राइट लुईस के। अब मैं थोड़ा 1-2 एग्जांपल्स आपके करा रही हूँ। देखिए बेटा जो मैं करा रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इट इज जस्ट अ फाउंडेशन, इससे बस आपको रिलेट करना है चीजों को। कोई भी आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस लेवल पे 11th के लेवल पे ऑफकोर्स नहीं पूछने वाला है ना, बट अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ना नहीं समझ आएगी। जरा देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लेट्स से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो अमोनिया के लिए N1 निकाल लेती हूँ, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 प्लस हाइड्रोजन के 3, 8 हो गए। N2 निकालती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू 8 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, तो ये हुआ 6 प्लस 8, तो ये हो गया 6 और 8 हमारा 14। अब N3 निकालते हैं, N3 होगा N2 माइनस N1, मतलब देखिए 14 माइनस 8 तो आया 6, तो N3/2 कितना आया आपके पास 3, मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे है ना। और N4 देखिए क्या आएगा 8 माइनस 6 जो आया 2, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे N4/2 इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हुए 1। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो बन जाएगा नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ और एक क्या रख रहा होगा लोन पेयर, समवॉट लाइक दिस आई गॉट अ स्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरीके से इस रूल से आप किसी के भी ऑक्टेट थ्योरी को लेकर किसी के भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना सकते हो है ना। तो बोलेंगे मैडम बन तो रहे स्ट्रक्चर, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ PCl5 का जो है स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाइए, ठीक है, यूजिंग योर लुईस डॉट थ्योरी। देन PCl5 के लिए अगर मैं N1 निकालूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के उतने ही होंगे जितने फॉस्फोरस के होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन जो है आपका उसी फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 7 है ना, क्योंकि ये हैलोजन है, तो 7 इंटू 5 दैट इज 35, तो 35 प्लस 5 हो गया 40, राइट। ना N2 का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हो गया नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8, तो नंबर ऑफ एटम्स देखा जाए तो 6 है, तो 6 इंटू 8 48, तो N3 का वैल्यू क्या होगा 48 माइनस 40 विच इज 8, तो N3/2 विच इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर्स कितने आएंगे बेटा 8/2 विच इज 4, मतलब टेक्निकली इसके पास 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए है ना। और लोन पेयर निकालो N4 कितना होता है N1 माइनस N3, ठीक है, तो ये हुआ आपका 32, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे 32/2 विच इज 16। तो समवॉट लाइक दिस द स्ट्रक्चर हैज टू बी दिस। बट आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 कैसे हो सकते हैं, ये चीज गलत नहीं है। जब है ही आपके पास 5 Cl
तो पांचों Cl इसका मतलब फास्फोरस से बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब 5 Cl बॉन्ड बनाएंगे फास्फोरस से तो आपके तो बॉन्ड पेयर 5 आना चाहिए, बट आपका बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो PCl5 का स्ट्रक्चर यहां से मैं नहीं बना सकती क्योंकि यहां से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मेरे 4 आ रहे हैं, जबकि इसके पास बॉन्ड पेयर्स होने कितने चाहिए थे? इसके पास बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे 5, राइट। अब देखो वैसे ही एक बहुत जल्दी से आपको एक और स्ट्रक्चर बताती हूं मैं। BF3 बनाते हैं। BF3 में देखो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन n1 कितने हो गए? देखो नाइट्रो ये बोरॉन है ना, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने होते हैं? हमारे पास 3 होते हैं, और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो 7 × 3 तो 21 + 3 दैट्स 24। n2 का वैल्यू कितना हुआ? नंबर ऑफ एटम्स × 8, ठीक। अब देखिए n3 का वैल्यू कितना हुआ? 32 - 24 कितना आया? 8। तो n3/2 विच इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं? 4। अब देखिए ये गलत नहीं है क्योंकि बोरॉन के पास तो 3 ही फ्लोरीन है, तो चौथा फ्लोरीन कहां से है? जब है ही नहीं तो 4 बॉन्ड पेयर कैसे बनेंगे? आप समझ रहे हो बात को? तो लुईस डॉट थ्योरी जो है वो एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। वो मुझे ऐसे मॉलिक्यूल्स लाइक PCl5 और BF3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती पहले समझिए। इसलिए नहीं देती क्योंकि PCl5 जो है वो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है। इट्स अ हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सीड हो रहा हो, एक्सीड ऑक्टेट है। क्यों? सोचो अगर फास्फोरस 4-5 बॉन्ड बना रहेगा Cl के साथ और हर बॉन्ड से उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10। जबकि सेंट्रल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले 8। यहाँ कितने हैं? 10। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइपरवैलेंट। सिमिलरली अगर BF3 की बात करूं, अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। मतलब यहाँ पे क्या है? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल मेरा क्या बनता है बेटा? हाइपोवैलेंट। तो टेक्निकली यहाँ दिक्कत ये है कि मेरी लुईस डॉट थ्योरी हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट दोनों को एक्सप्लेन नहीं करती। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लुईस डॉट थ्योरी हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट दोनों को एक्सप्लेन नहीं करती है। दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जा सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि और क्या दिक्कत है इसके साथ? एक दिक्कत और भी है, वो ये है कि ये थ्योरी बस मुझे बता रही है कि कितने बॉन्ड बनाओगे और कितने लोन पेयर रखोगे, पर ये थ्योरी मुझे कहीं भी ये नहीं बता रही कि बॉन्ड्स अरेंज कैसे है। भैया समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है यहाँ पर और हम लोगों को कहीं एक स्मॉल गैदरिंग करनी है, तो जब वहां एक गैदरिंग होगी तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, है ना, कि एक आदमी दूसरा आदमी बहुत करीब करीब ना खड़े, उनसे उनके बीच में डिस्टेंस हो। तो उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है नहीं है ना। सिर्फ ये मैं जान लूं कि अब 20 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ये भी जानना पड़ेगा उनको सेफ रखने के लिए कि वो स्टेबल रहे, सारे सेफ रहे, कि वो 20 कैसे अरेंज्ड है। समझ रहे बात को? यही सिचुएशन यहाँ पे है। मेरा मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, फलाना बॉन्ड बना रहा है, ढिंकाना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है वो इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बॉन्ड की अरेंजमेंट कैसी है, तभी मैं बता पाऊंगी कि मेरा मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा। इसी कारण से लुईस ऑक्टेट थ्योरी को अब हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे और द रियल थ्योरी जो हम लोगों को पढ़नी है, जो पूरा चैप्टर का एसेंस है, सोल है, उस थ्योरी को जो है अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रही हूं कि आप लुईस डॉट जो थ्योरी है उससे जरा बाहर निकलिए, असली दुनिया ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जो है हम लोग अब एक कदम आगे जो है चलते हैं। ठीक है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि लुईस डॉट थ्योरी के डिसएडवांटेज क्या है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी का डिसएडवांटेज क्या है, वो क्यों नहीं हमें समझ आई, तो हटा देते हैं इसे। इसके बाद एक थ्योरी आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या नाम है बेटा इसका? वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी ने काफी चीजें एक्सप्लेन करी, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ यही एक्सप्लेन कर पाई कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल का शेप और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है स्पेस में। बस यही 3 चीजें इसने एक्सप्लेन करी। अब इसने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि बॉन्ड बने कैसे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के ही बात कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स वेव हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, ऑर्बिटल किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, मतलब हाउ इज बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउ इज दिस शेयरिंग टेकिंग प्लेस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। सिर्फ ये बताया कि हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप और उसका अरेंजमेंट 3 डायमेंशन स्पेस में क्या होगा। ठीक है, इसके हिसाब से मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शंस एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी रिपल्शंस होगी भैया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर होगा वो दूसरे लोन पेयर को अगर रिपेल करेगा तो रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होगी। लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो रिपल्शन थोड़ी कम होगी, और अगर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो रिपल्शंस और कम होती जाएंगी। ऐसा क्यों है जरा मैं तुम्हें समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अभी आपको कुछ बनाना नहीं आता तो लुईस डॉट थ्योरी से ही ड्रॉ करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वाटर क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है तो लुईस डॉट थ्योरी बना सकते हैं कि 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड है। तो आप कुछ बंदे कहेंगे कि इसको ऐसे रख देते हैं, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, कुछ कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ और ऐसा बना लेंगे वाटर। तो कैसा होगा वाटर? ऐसा होगा, 90 डिग्री पर होगा, 180 डिग्री पर होगा, कैसा होगा? हाउ, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर, ये सारी चीजें हमें इसने बताई। ठीक है, पर इसका बेसिस क्या बताने का? उसने ये बोला कि आप कभी भी 2 लोन पेयर्स को अपने आसपास नहीं रखोगे, क्योंकि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बहुत खतरनाक तरीके से। तो जब ये वाला लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या है, दोनों ही जगह आप एक तरीके से कह लो खुला हुआ सांड है, तो खुले हुए सांड तो भिड़ जाएंगे ना आपस में, तो ये आपस में एक दूसरे को खूब रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये भागेंगे एक दूसरे से दूर, जब भागेंगे तो दूसरे को धक्का मारेंगे, तो ये क्या करेंगे? एट द एंड इसको धक्का मारेंगे और ये दोनों थोड़े से पास आएंगे अपने, कुछ इस तरीके से होगा। अब ऐसा नहीं कि इनको बहुत ही करीब कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इसको रिपेल कर रहा है। हालांकि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर की रिपल्शन का एक्सटेंट इन 2 रिपल्शन के एक्सटेंट से काफी कम है, बट रिपल्शन है, तो इनको भी बहुत करीब नहीं कर सकते। बोलो इनको 90 डिग्री पे कर दे, 0 डिग्री पे कर दे, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। हमें सारी रिपल्शन, जो ये लोन पेयर की रिपल्शन हो रही है, जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो रही है, और जो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, इन तीनों रिपल्शन को कंसीडर रखना है। इन तीनों रिपल्शन का ऑर्डर आपके सामने है, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इन रिपल्शंस को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाएगा। ये मेरी वेस्पर थ्योरी है। ठीक है, अब मैं सारी डिटेल्स आपको दे रही हूं, आगे भी चलेंगे, फिर आएंगे हम वीबीटी थ्योरी पे, जिसको अभी तक के लिए आप सबसे सक्सेसफुल थ्योरी मानेंगे, क्योंकि वीबीटी जो है ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो ये वेस्पर को लेकर भी बैठा है, मतलब ये वेस्पर के साथ है, और साथ में इसने नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन किया। इसने हमें ये बताया कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो देखो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई भाई, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं पता था, यहाँ मुझे एक कदम पता चली, मैं एक कदम आगे बढ़ी कि मेरे को पता चला कि बॉन्ड की मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप क्या होगी। और वीबीटी सबसे सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि वो मुझे बॉन्ड की शेप भी बता रही है, मतलब वो वेस्पर को भी साथ लेके चल रही है, और वो मुझे ये भी बता रही है कि बॉन्ड बन कैसे रहा है। ठीक है, तो अब अगर डिटेल स्टडी करेंगे तो बेटा हम वीबीटी की करेंगे, क्योंकि वीबीटी के अंदर ही मैं आपको वेस्पर भी समझा दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है रियल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी वेल नोन मानी जा रही है, सक्सेसफुल मानी जा रही है, जिसने बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व करी हैं, वो है वीबीटी थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब इसी थ्योरी को जो है हम बहुत अच्छे से डिटेल में जो है स्टडी करते हैं। राइट, तो हेडिंग डाल लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
राइट। अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। इसने क्या समझाया बॉन्ड्स को लेके, बॉन्ड फॉर्मेशन को लेके इसने मुझे क्या बताया। इसके हिसाब से अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय partial overlap of atomic orbitals, by partial overlap of atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्शियल ओवरलैप की वजह से एक केमिकल बॉन्ड या एक कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए। अब समझेंगे कि ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अभी सबसे पहले बताओ कि अपने को किस तरीके के मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पता है, हमें क्या क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स पता है भाई। जिनका मैंने स्ट्रक्चर देखा है तो मुझे एक एस ऑर्बिटल की जानकारी है कि भैया ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। मुझे एक बार पी ऑर्बिटल की जानकारी है क्या कि ये डम्बल शेप होता है। मुझे एक बार डी ऑर्बिटल की जानकारी है क्या कि ये डबल डम्बल शेप होता है। समझ रहे हो। एफ ऑर्बिटल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको तो साइंटिस्ट ही नहीं देख पा रहे क्योंकि 3 डायमेंशन चीज है, तो हम तो बड़े छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, है ना। तो हमारे लिए हमारे पास सिर्फ एस, पी और डी ऑर्बिटल्स है। इन ऑर्बिटल्स की हमें ओवरलैपिंग को स्टडी करना है। पहले मैं आसान वाले ऑर्बिटल्स आपके सामने लूंगी, एस और पी। बाद में जब हम समझ जाएंगे एस और पी को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के ऊपर जो है अपने विचार रखेंगे। अभी हम लोग एस ऑर्बिटल की बारी करते हैं और 2-3 चीजें और समझते हैं। क्या कि ओवरलैपिंग जो है ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी, 2 तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है ऑर्बिटल्स की। एक बेटा हेड ऑन और एक हो सकती है लेटरल। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी मतलब एक सिंपल सा इमेजिनेशन करते हैं कि अगर हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप है तो वो क्या होता है और जो लेटरल ओवरलैप है वो क्या होता है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप का क्या मतलब है? हेड ऑन ओवरलैप का मतलब है नॉर्मल हैंडशेक करना, लाइक दिस। तो अगर यहाँ से आपका फ्रेंड आए, यहाँ से आप गए, आप लोगों ने अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करनी है, मतलब हेड ऑन मिलना है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को फेस करके इस तरीके से हैंडशेक करोगे, दैट्स अ हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, अब लेटरल में क्या होता है कि आप यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो, आप एक दूसरे से लेट्स से काफी डिस्टेंस पर हो, आप लोग हैंडशेक, जो ये नॉर्मल हैंडशेक वाली कंडीशन है, उसको फॉलो ना करके ऐसे हाई फाई करते हो। ठीक है, दैट इज अ लेटरल ओवरलैप। तो दिस इज आपका हेड ऑन एंड दिस वन इज योर लेटरल। तो टेक्निकली जो मैंने समझाया, अब मैं इसे केमिकली आपको समझाती हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद हेड ऑन एंड लेटरल। ठीक है, समझते हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा आपको सिनेरियो समझा रही हूं कि हम हेड ऑन और लेटरल ओवरलैपिंग को समझने के लिए एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो मानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो अज्यूम करते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है बेटा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बेसिकली एक एक्सिस होगा जिसमें जो 2 एटम्स आ रहे हैं उनके न्यूक्लियस उस एक्सिस पे प्रेजेंट होने चाहिए, है ना भाई। एक बात बताओ, सपोज अगर कोई किसी 2 बंदों को आपस में मिलना है तो दे विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्लोजर टू ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में से जो एक लाइन जा रही है वो एक एक्सिस होगी जिसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। सेम चीज यहां लेके चलनी है कि मेरे पास 2 एटम्स है, मेरा एटम स्फेरिकल में मान लेती हूँ अपने एटम को, तो मेरे एटम का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे प्रेजेंट है, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग ये 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उस एक्सिस को मैंने बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आपकी श्रद्धा है कि आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी अज्यूम करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी एक्सिस मानी है। अगर आप नहीं बताओगे तो हम कोई भी एक्सिस अज्यूम करेंगे, है ना, तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अगर आपको क्यों, यू आर फ्री टू चूज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आप एक्स एक्सिस लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, आपकी श्रद्धा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी ले रहे हैं बता दे, है ना, आप बता दे कि मैम एक्स एक्सिस मैंने इंटर न्यूक्लियर मानी है, वो बोल दे हाँ मैंने वाई मानी है, वो बोल दे मैंने जेड मानी है, जो मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दो। मतलब एग्जाम में लिखो,
बता दो, नहीं कि एग्जाम में लिखते हुए हाँ मैडम मैं ये मान रहा हूँ, मैडम को क्या पता, लिख दो अपने पेपर में कि दिस इज द एक्सिस आई एम टेकिंग एज द इंटरन्यूक्लियर। अब होता क्या है, बहुत सारे सवालों में लिखा नहीं होता इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है ना, तो क्या हो, तो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्वियस चीज हम लेके चलेंगे कि अगर हम लोगों ने नहीं लिखा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वो एक्सिस हम Z मानेंगे, ठीक है। तो Z एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो कहलाया जाएगा। अगर मुझे ये एज्यूम करना है कि मतलब मैंने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मैं एज्यूम करूंगी कि Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है, ठीक है। तो अभी के लिए हम कोई भी मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम मैंने Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया है, आई हैव जस्ट एज्यूम इट, ठीक है। अब यहां से लेट्स से A एटम आ रहा है, यहां से B एटम आ रहा है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करना चाह रहे हैं, तो कैसे ओवरलैप करेंगे जरा ध्यान देते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो Z एक्सिस अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर है तो यहां से हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेगा, यहां से भी हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस Z एक्सिस पे रहेंगे, है ना। बट हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1 बेटा, तो बेसिकली उनका न्यूक्लियस तो इस एक्सिस पर है बट उनका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। तो न्यूक्लियस इसका ये और दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस s ऑर्बिटल में है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल में, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम। अब ये आपस में जब अप्रोच करेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, इसके पास अनदर इलेक्ट्रॉन है अपना, तो जब ये अप्रोच करेंगे तो ये Z एक्सिस के अलोंग इस तरीके से अपना ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे, है ना। और जब ये ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ये पार्शली ओवरलैप हुआ है, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इधर ही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये लेट्स से मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि ये HA एटम है, ये HB, हालांकि ये है तो दोनों हाइड्रोजन ही, बट मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये HA का इलेक्ट्रॉन, ये HB का इलेक्ट्रॉन, तो ये HA ये HB। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये वेव है ना, ये तो पूरी डायरेक्शन ऐसे पूरे ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन HA के ऑर्बिटल में भी कॉमन है, HB के ऑर्बिटल में भी कॉमन है। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते इस ओवरलैपिंग रीजन में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा। मतलब कह रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला मेरा HA, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन HA वाला है और ये वाला इलेक्ट्रॉन HB का है, ये अपने ऑर्बिटल में जब तक घूम रहा है, ठीक है, लेकिन घूमते घूमते जब ओवरलैपिंग रीजन में आएगा, तो ओवरलैपिंग रीजन क्योंकि HB में भी है तो मैं HB को वाला भी बोल सकता है कि हाँ ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, और वैसे ही जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले में घूम कर आएगा तो HA वाला भी बोल सकता है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो टेक्निकली इस ओवरलैपिंग रीजन के आने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स के कॉमन हो गए, है ना। दैट इज व्हाट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है ये ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से हुआ है। और अब आप ये देखो ये ओवरलैप कैसा है, हेड ऑन नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे आपस में आगे हेड के थ्रू टकरा गए हैं, है ना, दैट इज हेड ऑन। तो अगर मैं हेड ऑन ओवरलैप को अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो हेड ऑन ओवरलैप जो होता है इज ऑलवेज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो हमेशा अलोंग होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, एकदम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होता है हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, जैसे यहां पर हुआ। बात क्लियर हो रही है, दिस इज हेड ऑन ओवरलैप। अभी हम थोड़ा सा हेड ऑन ओवरलैप का ही डिटेल कर रहे हैं, लेटरल को बाद में समझते हैं। तो आपको बात समझ आई। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है जब फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल सेकेंड हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं वाया हेड ऑन ओवरलैप। डू यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहां लिख सकती हूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। अब जब भी हेड ऑन ओवरलैप होगा ऑब्वियसली एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, एक बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना है इसे हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे ध्यान से, हेड ऑन ओवरलैप ऑलवेज फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है हम इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड।
तो ये जो हेड ऑन ओवरलैप है इसकी वजह से क्या बना है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को लिखेंगे कैसे बेटा, ऐसे, ये तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये वाला जो हम ऐसे बना देते थे पहले, ये हमारा एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड बना कैसे है, हेड ऑन ओवरलैप, लैप बिटवीन 1s ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ। हेड ऑन ओवरलैप तब हुआ है जब दोनों ऑर्बिटल के 1s ऑर्बिटल जो है, दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल आपस में क्या करे हैं, ओवरलैप। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इस तरीके से हम हेड ऑन ओवरलैप को समझाते हैं। यहां तक बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो जब हेड ऑन ओवरलैप कराना है तो हेड ऑन तो बेटा जरूरी है क्या एस के बीच में हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे तरीके के हेड ऑन ओवरलैप जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ हेड ऑन ओवरलैप। तो सबसे पहला टाइप आपने देखा एस और एस का ओवरलैप, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो आप कोई भी एक्सिस लीजिए, चाहे जेड लीजिए, चाहे एक्स लीजिए, चाहे वाई लीजिए, कोई भी एक्सिस लीजिए, उस एक्सिस पे हमेशा एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल का ओवरलैप हेड ऑन ही होगा, क्योंकि एस हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। समझ रहे हो, नहीं तो आप इसको ऐसे समझो कि सपोज आपके पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर से एक्स एक्सिस डालो या y जाओ या z जाओ, सारी एक्सिस उस स्फीयर के सेंटर से ही पास करती हैं। तो एक जो स्फेरिकल होता है वो x एक्सिस पर भी वैसे ही दिखता है, y पे भी वैसे ही दिखता है, z पे भी वैसे ही दिखता है ना। तो यही चीज मैंने बोली, मैं यहाँ इंटरन्यूक्लियर कोई भी मानू x y z, s और s के बीच में हमेशा क्या रहेगा, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। सिमिलरली एक और हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है, वो है s और p ओवरलैप। अब इसको ध्यान से समझते हैं, क्यों, क्योंकि p मेरे पास तीन तरीके के हैं, px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, ठीक है। सोचो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ली है, तो s को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्सिस के ऊपर ही रहता है, उसका न्यूक्लियस तो हमेशा एक्सिस के ऊपर होता है, चाहे x लो, चाहे y लो, चाहे z लो, s का तो न्यूक्लियस हमेशा एक्सिस पर ही रहेगा। लेकिन मैंने x लिया है, x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर, तो px तो ऐसे होगा इसके ऊपर, px तो ऐसे होगा, बट py तो ऐसे होगा ना, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो py तो इसके परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के, और pz भी इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मुझे तो इन दोनों के बीच में हेड ऑन टक्कर करानी है, तो py और pz जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो वो हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको x एक्सिस एज अ इंटरन्यूक्लियर आप ले रहे हो और s और p के बीच में हेड ऑन करा रहे हो, तो हमेशा p px होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। वहीं पे लेट्स से आपने y ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर लिया और s और p के बीच में ओवरलैप कराना है, तो p अब आपका कौन सा होना चाहिए, py होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो, आपको हेड ऑन कराना है, तो s के साथ आपको pz लेना पड़ेगा, और कोई कॉम्बिनेशन आपका वर्क नहीं करेगा। समझ आई बात। तो इन सब के साथ भी हेड ऑन हो सकता है, लेकिन हर p के लिए एक डिफरेंट है आपको इंटरन्यूक्लियस माननी पड़ेगी। अगर आप px का करा रहे हो तो आप x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर मानो, अगर आप py का हेड ऑन करा रहे हो s से तो y एक्सिस मानो, और नहीं तो z एक्सिस मानो। समझ रहे हैं बात को। अब इनका ओवरलैपिंग हेड ऑन कैसे होगा, देखो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये आपस में इस तरीके से जो है हेड ऑन ओवरलैप जो है कर सकते हैं, और ये हेड ऑन ओवरलैप भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड जो है जनरेट करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो SS किसी भी एक्सिस पे आप ले सकते हो, हेड ऑन ही कराएंगे हमेशा, लेकिन S और P में आपको एक्सिस समझ के लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा P चूज कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेकिन इन दोनों के बीच में भी हेड ऑन हो सकता है, ठीक। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज PP ओवरलैप। थर्ड इज PP ओवरलैप। PP ओवरलैप में भी कुछ समझना पड़ेगा चीजें, क्या, क्योंकि अगेन P Px Py Pz हो सकता है। तो लेट्स से आप x एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो, तो इस पे अगर आप Px लोगे तो Px Px तो दोनों ही इसके ऊपर होंगे।
बट अगर आप एक px या एक py लेते हो या दोनों py लेते हो या दोनों pz लेते हो या एक py एक pz लेते हो, वो तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो उनसे हेड ऑन नहीं हो पाएगा। समझे बात को? क्योंकि अगर आप x इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो और यहाँ py ले रहे हो, तो py तो ऐसा होगा, इसका आप py ले रहे हो ऐसा होगा, pz और अंदर की तरफ होगा इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर होंगे x एक्सिस के, तो वो हेड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको हेड ऑन कराना है तो आपको दोनों जगह px लेना पड़ेगा। अगर आप x एक्सिस ले रहे हैं, अगर आप y एक्सिस ले रहे हैं तो आप दोनों जगह py लीजिए, और अगर आप z एक्सिस ले रहे हैं तो आप दोनों जगह pz ही लीजिए, तभी आप हेड ऑन ओवरलैप जो है करा सकते हैं। और इनका हेड ऑन ओवरलैप कैसा दिखेगा, देखिए लेट्स से मैंने z एक्सिस ली, तो ये मेरा एक pz और ये मेरा दूसरा pz, इस तरीके से ये हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा, राइट। तो ये सारा आपका चॉइस है और आपका कॉल है। सबसे पहले आपको इंटरन्यूक्लियर चूज करना है, उसके बाद आप एप्रोप्रिएट p ऑर्बिटल लेंगे और फिर हेड ऑन कराएंगे। s के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, s ऑर्बिटल तो हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैप करेगा। लिख दीजिए ऑलवेज हेड ऑन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज हेड ऑन। ये कभी लेटरल ओवरलैप करता ही नहीं है, मतलब s ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? तो इस तरीके से आपको चीजें जो हैं आराम से अच्छे से जो है समझनी है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेटरल ओवरलैप के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड, s ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप नहीं करेगा बेटा, तो s के साथ कोई लेटरल ओवरलैप नहीं कराना आपने। लेटरल ओवरलैप सिर्फ अब किसके साथ होगा बेटा, p का साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी s इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी p इन्वॉल्व है, कभी भी लेटरल ओवरलैप s के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लेटरल ओवरलैप। देखते हैं ये लेटरल ओवरलैप कैसे बनता है। देखिए लेटरल ओवरलैप कैसे बनेगा। s के साथ लेटरल नहीं बनाना, तो p और p के बीच में ही बनाएंगे। अब लेट्स से आपने z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर ली है, तो अब ध्यान रखना pz मत लेना, क्योंकि pz तो फिर हेड ऑन करा देंगे। अब आप px ले सकते हो या py ले सकते हो, आपकी कॉल है, ठीक है। तो इस केस में आप px लेट्स से ले लिया, यहाँ पे भी आपने px ले लिया। तो अब देखिए अगर ये इस तरीके से ओवरलैप करे ऊपर और नीचे की तरफ, ये बनेगा मेरा लेटरल ओवरलैप, ठीक है। तो ये लेटरल ओवरलैप जो है वो हमेशा फॉर्म करता है, फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। वो हमेशा क्या बनाता है बेटा, पाई बॉन्ड, याद रखिए। तो आप z एक्सिस के साथ px ले सकते हैं या फिर py भी ले सकते हैं। वो जो ओवरलैपिंग इस परपेंडिकुलर तरीके से दिखाएगा वो मेरा लेटरल ओवरलैप होगा। तो लेटरल ओवरलैप बेसिकली मैं बोल सकती हूँ ओवरलैप विच इज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा z एक्सिस के साथ ये गलती मत करना कि आप सोच रहे हो कि यहाँ एक px ले लेते हैं और दूसरा py ले लेते हैं, नहीं। क्योंकि अगर ये z एक्सिस है और आपने ये वाली एक्सिस x ले ली, क्योंकि आपने px ले लिया यहाँ पे, तो py तो फिर इधर की तरफ होगा ना, कुछ इस एक्सिस की तरफ, मतलब टेढ़ा जाएगा ना बोर्ड के अंदर, ये होगा फिर py। तो ये दोनों अब आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे, इनकी तो एक्सिस ही अलग है। तो जब आप z एक्सिस ले रहे हो तो px और py के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो या तो px लीजिए या py लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो तो px मत लेना, वो आपका हेड ऑन करा देंगे। तो py लो या pz लो। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो तो py मत लेना लेटरल के लिए, या तो px या pz। समझ रहे हो? इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यू चूज द एप्रोप्रिएट p ऑर्बिटल विच कैन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट नाउ? दैट्स अ पॉइंट। तो ये समझ आई बात। अब आप ये मत बोलिए मैडम कि
s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का लेटरल ओवरलैप करा सकते हैं क्या? लेट्स से z एक्सिस लिया, ये मैंने px ले लिया और ये मैंने s ऑर्बिटल ले लिया, तो इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता। देखिए क्यों नहीं होता? आपका ये जो न्यूक्लियस है, जब ये इसको इसकी तरफ जाता है, ये स्फीयर है ना बेटा, तो इसका जो पोर्शन है ये हमेशा इसके नोड के साथ टकराता है, ठीक है, और नोड पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। जो मैंने आपको समझाया कि जब आपका लेट्स से एक स्फीयर है और ये आपका p ऑर्बिटल है, जब ये आपस में ओवरलैप करने जाते हैं तो ये इसके नोड के साथ टकराता है, नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। ये एक तरीका है समझाने का। कई किताबें से ऐसे भी समझाती हैं कि जब ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है तो जितना पॉजिटिव ओवरलैप हुआ है उतना ही नेगेटिव ओवरलैप हुआ और नेट कैंसिल हो गया, ये भी बोलते हैं। बट ये मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझ नहीं आता कि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप क्या है। पॉजिटिव ओवरलैप बेसिकली साइन के हिसाब से बोलते हैं कि अपर वाला अगर आप पॉजिटिव ओवरलैप मान रहे हैं तो नीचे वाला नेगेटिव हो गया, और नीचे वाला अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, और दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के साथ, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं। कई किताबें एक्सप्लेनेशन देती हैं, आप मानना चाहे तो इस एक्सप्लेनेशन को मान सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, बट हमारा समझ ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि अब ये एज्यूम करें कि ये क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर का तो आगे का सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है, तो जब टकराता है तो उसके नोड के साथ टकरा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग कंसीडर करनी है। अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो कौन सी हो रही है और कौन से बॉन्ड बनेंगे उससे। तो लेट्स से मैंने एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर लिया, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? तो एस एस की ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी एक्स की हो सकती है, क्या एस पी वाई की हो सकती है, एस पी जेड की हो सकती है। अगर हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पी एक्स की हो सकती है, पी वाई की हो सकती है, पी जेड की हो सकती है, या फिर पी एक्स पी वाई की, या फिर पी वाई पी जेड की, पी जेड पी एक्स की, समवॉट लाइक दिस। हमने कुछ ओवरलैपिंग्स यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये ओवरलैपिंग हो रही है नहीं, तो एक काम करते हैं बेटा, जरा एक टेबल सा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ना समझ आए। तो मैंने ये सारी तरीके की ओवरलैपिंग आपके सामने रख दी है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। X एज इंटरन्यूक्लियर मैंने यहाँ लिया है, यहाँ Y एज इंटरन्यूक्लियर लिया है, और यहाँ मैंने Z एज इंटरन्यूक्लियर लिया है। तो S ऑर्बिटल SS का ओवरलैपिंग X के साथ भी होता है, Y के साथ भी होता है, Z के साथ भी होता है, और सबके साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सिग्मा। क्लियर हुआ? S और PX तभी सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे जब वो X एक्सिस इंटरन्यूक्लियर हो। अगर आपने Y इंटरन्यूक्लियर लिया है तो PX ऐसे हो जाएगा और S ऐसे। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर P और S के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होता, तो यहां भी नहीं होगा और इस केस में भी नहीं होगा। सिमिलरली जब आप S और PY ले रहे हैं तो वो सिर्फ तभी बनाएंगे जब Y एज इंटरन्यूक्लियर है, इन दोनों केसेस में वो फॉर्म नहीं करेंगे। जब आप S और PZ ले रहे हैं तो वो इस दो केसेस में नहीं बनाएगा, सिर्फ तभी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड जब आप Z एज इंटरन्यूक्लियर ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? PX सिग्मा तब बनाएंगे जब X एक्सिस ले रहे हो, और Y इंटरन्यूक्लियर ले रहे हो तो PX ऐसे होंगे, तो ये तब भी बनाएंगे बट पाई बनाएंगे, यहाँ ये सिग्मा बनाएंगे, और ये अगर Z है तो भी ये परपेंडिकुलर होने के कारण पाई बनाएंगे। PY X में पाई बनाएगा, Y में सिग्मा बनाएगा और Z में भी पाई बनाएगा। PZ यहाँ पे पाई बनाएगा, यहाँ पे भी पाई बनाएगा, लेकिन Z के साथ वो सिग्मा बनाएगा। PX PY आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो सिग्मा, क्योंकि एक ऐसे होगा और एक इसके बीच में से जा रहा होगा, क्योंकि अगर X एक्सिस ऐसे है तो Y ऐसे है और Z ऐसे, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो चाहे X एक्सिस इंटरन्यूक्लियर हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, ये आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने आपको ओवरलैपिंग समझाई है बेटा, इसको आप अपने जीवन भर जो है ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? तो ये मेरा VBT का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप करते हैं। क्लियर हुई बात?
सिग्मा और पाई के लिए मैं आपको एक चीज और समझाऊं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड टू फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। नो मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन, नो टू एटम्स लिख देते हैं, नो मॉलिक्यूल ना लिखे, नो टू एटम्स कैन फॉर्म मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। ये काफी अच्छी स्टेटमेंट है जो मैं लिखवा रही हूं, मैं समझाऊंगी भी सही। पहले आप जरा सोचो एक बार थोड़ा सा इनके बीच में। एंड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम, नो टू एटम्स कैन फॉर्म मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, ये तो हम लोगों को पता ही है, हेड ऑन ओवरलैप एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ध्यान से सुनिए। मेरे पास दो एटम है, इन दो एटम के बीच में अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, पहले सबसे पहले इनके बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, जो पहला कनेक्शन इनके बीच में एस्टैब्लिश होगा, जो पहला बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, वो जो आप ऐसे दिखाओगे वो हमेशा ऑलवेज बाय डिफॉल्ट सिग्मा ही होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूं, दो एटम्स हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। और आप लोग ये सुनते नहीं, हेड ऑन क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हेड ऑन हुआ, हेड ऑन एक्सीडेंट खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंपैक्ट ज्यादा होता है ना भाई। इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ तो इंपैक्ट कम होगा, और अगर हेड ऑन हो तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। यही चीज सेम चीज है, हेड ऑन ओवरलैप का इंपैक्ट काफी ज्यादा है। हेड ऑन ओवरलैप हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और हेड ऑन जो होता है उस वो ओवरलैप जो होता है वो दो एटम्स को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है। इसलिए दो एटम्स पाई बॉन्ड फॉर्म करने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो भी दो एटम्स है इनके बीच में, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं कि एक ही बॉन्ड बन सकता, दो बॉन्ड भी बन सकते हैं किसी दो एटम के बीच में, तीन बॉन्ड भी बन सकते हैं, लेकिन पहला बॉन्ड उनके बीच में हमेशा सिग्मा ही होता है। सिग्मा हमेशा स्ट्रांग होता है। अब अगर सपोज ए एटम है और बी एटम, इनके बीच में दो बॉन्ड है, ठीक है, इट्स अ बोथ टू बॉन्ड्स, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि दोनों सिग्मा है। कभी भी किसी भी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा नहीं बन सकते भाई। एक मॉलिक्यूल है लेट्स से ए बी सी, तो इसमें ए का ये वाला भी सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सिग्मा हो सकता है, लेकिन किसी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा नहीं हो सकते। तो यहां पर एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होगा। अगर एक सिग्मा है और दो बॉन्ड है तो ऑब्वियसली दूसरा बॉन्ड पाई ही होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो होंगे वो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, उसके अलावा जितने भी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड है वो सारे पाई होंगे। तो अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इसमें एक सिग्मा बाय डिफॉल्ट फिक्स है जो पहला बॉन्ड है, इसके अलावा जितने भी बनेंगे वो पाई होंगे, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे इसके बीच में, समझ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूं यहां पे पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑलवेज आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि इस तरीके से मिलने के लिए ना आप दो, मतलब जो दो एटम्स अगर वो इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं तो वो ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो जब इस तरीके से उन्हें ओवरलैपिंग करनी होती है तो इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए पहले ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाते तो एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस घट जाता है, तभी वो ओवरलैप कर पाते हैं। क्योंकि आप सोचो, इस तरीके से इमेजिन करते हैं मेरे दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये मेरा एक एटम, ये मेरा बी एटम, ये आके इधर रुके। अब ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, पी ऑर्बिटल्स को इतने चौड़े नहीं होते कि इतने ओवरलैप कर लेंगे। तो पहले ये क्या करते हैं, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जब सिग्मा बनाएंगे तो ये दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब ये क्लोज आ जाएंगे तो पी ऑर्बिटल्स या के बीच का डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। अब लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो लेटरल ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद ही होगी। कभी ये मत कर देना कि ए है ये बी है, इनके बीच में बोले मैम पाई बॉन्ड है, पाई नहीं होगा। एक बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें समझ आ रही है, लेकिन ये आपके फंडामेंटल्स को खराब कर सकती है, तो उनको काफी ध्यान से समझना है, ठीक है।
तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, पाई बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली एक वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में एक होता है, पाई बॉन्ड दो एटम एक बॉन्ड बनने के बाद जितने सारे बॉन्ड बनते हैं वो सारे पाई होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है, वीक होता है, जल्दी ब्रेक हो सकता है, लेटर ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, एटम्स को क्लोज लाता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किसी भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा हो सकता है, बाकी सारे बॉन्ड एटम के बीच में क्या होते हैं, पाई होते हैं। बात समझ आई? ये बेसिक नॉलेज आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बन गई। अब हम लोग आगे चलते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वीबीटी से। बात क्लियर है?